हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्रायोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, जिसमें से कोई भी परीक्षा हो, टेट की, चाहे वो आर टेट हो, रीट हो, सी टेट हो या यूपी टेट हो, एच टेट हो, सब में एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है कि जो प्रायोजना विधि होती है उसका जो सर्वप्रथम विचार था वह जॉन डीवी द्वारा दिया गया था, जो कि एक शिक्षाविद थे। और इस प्रायोजना विधि को जो सुव्यवस्थित तरीके से प्रतिपादित करने का श्रेय किलपैट्रिक को जाता है। ठीक है। अब इस विधि में होता क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो क्या है कि इसमें इस विधि को सहकारिता आधारित क्रियात्मक विधि कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें बालक एक समूह में परस्पर सहयोग करते हुए अपनी गति से अधिगम को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सहकारी मतलब जब जिसमें कोई ग्रुप हो, उस ग्रुप में सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए किसी भी कार्य को करते हैं, उससे हम सहकारिता कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, उसी सहकारिता आधारित क्रियात्मक विधि यानी कि ये सहकारिता को क्रियात्मक रूप से देखा जाए तो यह प्रायोजना विधि के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी जो छात्र होते हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए और अधिगम प्राप्त करते हैं, जिसमें जो अध्यापक का ज़्यादा कोई मतलब रोल नहीं रहता है। ठीक है। अब आ जाते हैं जो अपने किलपैट्रिक हैं, जिन्होंने इनका प्रतिपादन किया। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, प्रायोजना एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। इसमें सबसे पहले समझ वाली बात क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया यानी कि कोई भी कार्य हो जिसे सउद्देश्य किया जाए तो ही उसका अर्थ पूर्ण होता है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब इनके अनुसार जो जो प्रायोजना है वह एक सामाजिक वातावरण में किसी क्रियाकलाप के समान है जिसमें बालक स्वयं की गति से अपना अधिगम करते हैं। ठीक है। अब क्या है, प्रायोजना चार प्रकार की होती हैं, और ये चार प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक सृजनात्मक प्रायोजना यानी कि जब किसी नई चीज का सृजन किया जाता है या रचना की जाती है तो उसे सृजनात्मक प्रायोजना की जाती है। और वहीं दूसरी ओर दूसरा है अभ्यास प्रायोजना, यानी किसी कार्य को हम पहले से कर चुके होते हैं लेकिन उसे बार बार अपनी आदत में लाने के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए कोई कार्य करते हैं या कोई प्रायोजना बनाते हैं तो उसे अभ्यास प्रायोजना कहते हैं। तीसरे नंबर पे आती है समस्यात्मक प्रायोजना। जैसे हमारे सामने कोई समस्या होती है, कोई क्वेश्चन होता है या अन्य कोई समस्या होती है, तो उसके सॉल्व करने के लिए जब हम किसी प्रायोजना का निर्माण करते हैं तो उसी को हम समस्यात्मक प्रायोजना कहते हैं। अगली आती है 4 नंबर पे आनंदात्मक या रसास्वादन प्रायोजना। इसमें क्या मोस्टली खेल वगैरह आते हैं जिसमें जो छात्र है वह रसास्वादन या आनंद का अनुभव करता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं प्रायोजना के सोपान। अब सोपान से क्या है कि कोई भी टीचिंग मेथड हो, वह एक टीचिंग मेथड उसमें एक निश्चित तरीके से उसको मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे अब प्रायोजना के फिक्स 6 सोपान होते हैं, कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके कितने सोपान हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले था परिस्थितियों का निर्माण करना, यानी कि कोई भी प्रायोजना निर्माण करनी है तो उससे पहले सबसे पहले जो समस्या को एक सुव्यवस्थित तरीके से बनाया जाता है, फिर उसके पश्चात प्रायोजना का चयन करना और समस्या के समाधान के लिए जो ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं उन सबसे सुझाव मांगे जाते हैं और उन सुझावों में से किसी एक प्रायोजना का चयन किया जाता है। अब प्रायोजना का चयन करने के बाद में क्या है, प्रायोजना की रूपरेखा बनाना, यानी कि जो अलग अलग लोग होते हैं ग्रुप के, उनको उनको उत्तरदायित्व दिए जाते हैं कि किसको क्या काम करना है। फिर उसके पश्चात प्रायोजना का क्रियान्वयन, जो सभी लोग अपना अपना काम करके प्रायोजना को आगे बढ़ाते हैं। फिर जब प्रायोजना पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात प्रायोजना का मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के बाद जो भी रिजल्ट निकलते हैं उनका अभिलेख संधारण या लेखा जोखा रखा जाता है। ठीक है। अब आ जाती है बात, गांधी जी ने अपने बेसिक शिक्षा मॉडल में इसी विधि से शिक्षण करने पर बल दिया है। गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा मॉडल था उसमें दो बात कही है। पहली बात तो जो जो बच्चे होते हैं उनको व्यापार से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि अपने जीवन में वो कुछ आगे कर सकें। और दूसरी बात कही थी उन्होंने, जो प्रायोजना मेथड था उसके बारे में कही थी। ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का और एकता की भावना का विकास होता है। ठीक है। अब इसमें आगे इसके गुणों और दोषों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले गुण देख लेते हैं। सामाजिक गुणों का विकास करती है, यानी कि प्रायोजना में जब जो स्टूडेंट है वह एक दूसरे की सहायता से कार्य करते हैं तो उनमें एक सामाजिकता की भावना का विकास होता है, और ये कोरिलेशन या अंतर संबंध नहीं, एक दूसरे को समझने की उनमें विकास होता है। ठीक है। करके सीखने पर
आधारित, यानी कि जो बालक है वह स्वयं करके वो अपना अधिगम को प्राप्त करते हैं, यानी कि बालकों की क्रियात्मक क्षमता का विकास होता है। अब यह कौशलात्मक पक्ष का विकास करती है, ठीक है। स्वयं परिश्रम करने तथा समस्या समाधान तक पहुंचने की भावना का विकास होता है, यानी कि इससे जीवन में आने वाली समस्याओं को बालक किस तरह से सामना करना है और एक दूसरे का विकास करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस भावना का विकास होता है। अब देख लेते हैं इसके दोष क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला दोष है समय और परिश्रम बहुत अधिक है, यानी कि परियोजना को पहले चूज करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके पश्चात उसमें मूल्यांकन करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इसको क्या छोटे बालक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अध्यापक की भूमिका है वह ना के बराबर होती है, ठीक है। और पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण कराने में सक्षम विधि नहीं है, यानी कि अगर सभी पूरे पाठ्यक्रम को इसी तरीके से कराया जाए तो पाठ्यक्रम को कभी भी पूरा नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। और प्रत्येक प्रकरण की प्रायोजन का हल नहीं कराया जाता, यानी कोई भी प्रकरण है, बहुत सीमित प्रकरण ऐसे हैं जिनके लिए कोई भी प्रायोजना बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रकरण के लिए प्रायोजना बना ली जाए, ठीक है। तो ये उसके कुछ 3 या 4 दोष हैं। तो दोस्तों आपको ये कितना समझ आया? आपकी अगर कोई फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना हमको, ठीक है। और इसकी जो PDF है वह अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से इसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।